नेक्स्ट प्रिंसिपल है इनका प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चैन। स्टूडेंट इसको हिंदी में पद सोपान श्रृंखला बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चैन। जब हेनरी फ्योल कोल माइन में काम कर रहे थे, कोयले की खदान में काम कर रहे थे, तो देख रहे थे सब कुछ रेंडमली है, कहीं कोई सिस्टम नहीं है वर्क करने का। तो उन्होंने एक प्रिंसिपल डेवलप किया, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चैन। स्टूडेंट प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चैन को हम लोग ऐसे समझते हैं, जैसे बोला गया कि एक मान लीजिए ये फैक्ट्री का ओनर है ये, इसके अंतर्गत दो तरह के डिपार्टमेंट वर्क करते हैं, दो तरह के एम्प्लॉय वर्क करते हैं। मान लीजिए मेडिसिन डिपार्टमेंट है, एक कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट, दो तरह के एम्प्लॉय इसमें वर्क करते हैं। ये उस फैक्ट्री का ओनर है या टॉप लेवल का ऑफिसर है। ये BCD, फिर LMN। अकॉर्डिंग टू मिस्टर हेनरी फ्योल, यदि डी को कोई सजेशंस देने हैं, डी को कोई सजेशंस देने हैं, ई तक अपने सजेशन को पहुंचाने हैं, तो डी सबसे पहले कम्युनिकेट करेगा सी से, यानी अपनी बातें सी को बताएगा। आफ्टर डेट सी कम्युनिकेट करेगा बी से, और बी कम्युनिकेट करेगा ए से, यानी डायरेक्ट डी ए के पास नहीं जाएगा। एक सिस्टम बनाया गया कि कोई भी एम्प्लॉय टॉप लेवल एम्प्लॉय तक डायरेक्ट न जाए। ठीक ऐसे ही यदि इस डिवीजन में एन को कोई सजेशन देना है, कोई सुझाव देना है, अपनी बात अपने ऑफिसर्स तक पहुंचानी है, तो उस सिस्टम के थ्रू एन जाएंगे पहले एम के पास, फिर एम एल के पास, और एल उसकी बात को ए के पास पहुंचाएंगे। ठीक इसी तरह से यदि ई को कोई डिसीजन फॉलो कराना है, कोई पॉलिसी बनी है उसको फॉलो कराना है निचले लेवल तक के एम्प्लॉइयों को, तो ऐसा नहीं है ये तुरंत यहाँ से लेकर के यहाँ उनको अपने डिसीजंस बता देगा। उसका भी एक सिस्टम इन्होंने बनाया कि ये अपने डिसीजन को बी को देंगे, बी उसको कम्युनिकेट करेंगे सी से, और सी कम्युनिकेट करेंगे डी से। ठीक ऐसे ही ए कम्युनिकेट करेंगे एल से, और एल उस निर्णय को बताएंगे एम से, और एम कम्युनिकेट करेंगे एन से। स्टूडेंट ये मिस्टर हेनरी फ्योल ने बनाया। उन्होंने कहा कि इस प्रोसेस से यदि वर्क होते हैं तो एक सिस्टम बनेगा, कोई भी आदमी इनके पास नहीं जाएगा, ये भी इजी फील महसूस करेंगे, ये भी इजी फील कूल में रहेंगे कि इनके पास जो है बहुत अधिक बर्डन नहीं है, सिस्टम के थ्रू सारे वर्क हो रहे हैं। फिर हेनरी फ्योल ने देखा कि इसमें बहुत अधिक टाइम टेकिंग है। यदि कोई इमरजेंसी वर्क है, यदि फैक्ट्री में आग लग गई, तो फिर डी कम्युनिकेट करेंगे सी को, सी कम्युनिकेट करेंगे बी को, बी फिर ए को, फिर ए डिसीजन देंगे बी को, फिर ए सी को, फिर लास्ट में डी तक आएगा। ऐसे में तो पूरी फैक्ट्री जल जाएगी। तो मिस्टर हेनरी फ्योल कहे इन इमरजेंसी केस टू सेम लेवल एम्प्लॉय कम्युनिकेट विथ ईच अदर। अगर कोई इमरजेंसी केस है तो टू सेम लेवल एम्प्लॉय, मतलब कि सी एम से कम्युनिकेट कर सकता है। किस कंडीशन में? इमरजेंसी कंडीशन में। स्टूडेंट यही प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चैन है, यानी कि कोई भी काम सिस्टम के थ्रू हो, अन सिस्टम के थ्रू न हो। अगर स्केलर चैन को कोई ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करता है तो सिस्टमेटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बनेगा। सिस्टमेटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन मिलना है उसका एक सिस्टम बनेगा। और नो कम्युनिकेशन गैप, कोई गैप भी नहीं होगा कम्युनिकेशन का। ऐसा नहीं है ये सीधे सी को अपना डिसीजन बता दिए, या डी सीधे जो है कि ए को बता दिए। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि इसमें कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा, और एक सिस्टमेटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन भी बनेगा। स्टूडेंट ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चैन। इसको वाइवा में कई बार पूछा जाता है, आपके एग्ज़ाम में भी 3 मार्क्स में पूछ दिए जाते हैं, या एक केस स्टडीज़ दे दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा कि किसमें स्केलर चैन फॉलो हुआ है या नहीं हुआ है। तो यदि आप स्केलर चैन जाने रहेंगे तो इसका आंसर तुम बता देंगे कि स्केलर चैन क्या है, इस पैराग्राफ में या इस स्टोरी में फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है इनका 10, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। स्टूडेंट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर
मीन्स राइट थिंक राइट प्लेस, राइट इम्प्लाई राइट प्लेस, मीन्स जो सामान जहाँ की है वहीं रखी होनी चाहिए। पता चला आप लाइब्रेरी में गए, बिजनेस स्टडीज़ की बुक निकाले, इसकी रीडिंग मारे और ले जा करके फिजिक्स वाले अलमारी में रख दिए। ऐसे में जब सेकंड स्टूडेंट आएगा तो बीएसटी वाले अलमारी में या कॉमर्स वाले अलमीरा में उसको इस बुक को नहीं मिलेगा। इस बुक को उसको फाइंड आउट करने के लिए काफ़ी प्रयास करना पड़ेगा, सारी लाइब्रेरी ढूंढनी पड़ेगी। तो ये क्या है? वेस्ट ऑफ टाइम, टाइम की बर्बादी है। ठीक ऐसे ही इम्प्लाई, अगर वो परचेज डिपार्टमेंट का इम्प्लाई है, स्टूडेंट यदि परचेज डिपार्टमेंट का इम्प्लाई है तो उसको परचेज डिपार्टमेंट में ही रहना है। ऐसा नहीं है कि परचेज डिपार्टमेंट में काम नहीं है, परचेज डिपार्टमेंट से हट करके वो चला गया है सेल्स डिपार्टमेंट में, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में। ऐसे में क्या होगा? ऐसे में एक डिसमैनेजमेंट होगा, ऐसे में डिसमैनेजमेंट होगा, वेस्ट ऑफ टाइम होगा, वेस्ट ऑफ मनी होगा। तो अकॉर्डिंग टू मिस्टर हेनरी फोर्ड, इफ ए ऑर्गेनाइजेशन फॉलो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, दैट ऑर्गेनाइजेशन अचीव देयर एम वेरी लेस टाइम और वेरी इफिशियंट वे या इफिशियंसी वे। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का फॉलो करता है तो उसको क्या फ़ायदा होगा? नो वेस्टेज ऑफ टाइम, सर्च ऑफ मैन एंड मटेरियल। उसको मैन और मटेरियल यानी एम्प्लॉय को सर्च करने में और मटेरियल यानी गुड्स को सर्च करने में उसको अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है। मिस्टर शर्मा से मिलना है, मिस्टर शर्मा परचेज हेड हैं तो परचेज डिपार्टमेंट में जाएंगे तो आप मिस्टर शर्मा मिल जाएंगे, यदि आप प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर उस ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो है। अगर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर फॉलो नहीं है तो मिस्टर शर्मा परचेज डिपार्टमेंट के हेड हैं, लेकिन आप इनको आप खोजते रहिए, मार्केटिंग में हैं कि सेल्स में हैं, फाइनेंस में हैं। ऐसे में वेस्ट ऑफ टाइम है। और क्या इनके फ़ायदे हो सकते हैं यदि आप प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर को फॉलो किया जाए? स्मूथ एंड वर्किंग कंडीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन में स्मूथ वर्किंग कंडीशन होगा, क्योंकि जो सामान जहाँ है वहीं पे रखा गया है, जो एम्प्लॉय जहाँ के लिए रिपोर्टेड किया गया है, जहाँ के लिए अपॉइंटेड किया गया है उसी जगह पे है। ऐसे में वह ऑर्गेनाइजेशन डे टू डे इंक्रीज करेगा।